नमस्कार। आज हम चार्ल्स डुहे की काफ़ी मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट के मुख्य विचारों पर बात करेंगे और ख़ास तौर से इसकी एक समीक्षा है आदतों की शक्ति, आदत लूप का अनावरण, उसे आधार बना रहे हैं। हाँ, और हमारा मकसद है ये समझना कि ये आदतें मतलब बनती कैसे हैं, काम कैसे करती हैं और सबसे ज़रूरी क्या इन्हें बदला जा सकता है। बिल्कुल। और क्या आप जानते हैं कि हमारी लगभग हर रोज़ की क्रिया जो हम करते हैं वो एक बहुत ही सरल न्यूरोलॉजिकल पैटर्न पर आधारित है। इसे हैबिट लूप कहते हैं। हाँ, यही यही हैबिट लूप किताब का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। इसके 3 हिस्से हैं, जैसा कि समीक्षा में भी बताया गया है। पहला है क्यू यानी संकेत। संकेत मतलब कोई ट्रिगर। हाँ, बिल्कुल, जो दिमाग को कहता है कि चलो ऑटो पायलट मोड में चलते हैं। फिर दूसरा है रूटीन यानी वो नियमित क्रिया, वो काम जो हम असल में करते हैं, अच्छा, जो आदत है असल में। वही। और तीसरा है रिवॉर्ड यानी इनाम। ये वो पॉजिटिव फीलिंग है जो दिमाग को ये तय करने में मदद करती है कि भाई ये पूरा चक्कर याद रखने लायक है या नहीं। तो ये क्यू रूटीन रिवॉर्ड का जो चक्र है यही आदतों की जड़ है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ हमारी अपनी पर्सनल आदतों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, किताब बताती है कैसे एल्कोआ जैसी बड़ी कंपनियों ने सिर्फ एक कीस्टोन हैबिट मतलब एक मुख्य आदत जैसे सुरक्षा, उस पर फोकस करके अपनी पूरी कंपनी का कल्चर बदल दिया। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मतलब सिर्फ एक चीज पर फोकस करके इतना बड़ा बदलाव, क्या इससे बाकी चीजें पीछे नहीं छूट जाती? सवाल तो सही है, पर किताब का तर्क ये है कि कुछ आदतें जिन्हें वो कीस्टोन हैबिट्स कहती हैं, वो एक लहर की तरह काम करती हैं। एक को बदलो तो उससे जुड़ी कई और अच्छी चीजें अपने आप होने लगती हैं। जैसे डोमिनो इफेक्ट। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। एल्कोआ में सुरक्षा बेहतर हुई तो कम्युनिकेशन, जिम्मेदारी, ये सब भी बेहतर होता गया। या फिर वो लीसा एलन का उदाहरण है। हाँ हाँ, वो जिसने स्मोकिंग छोड़ी थी। सही, उसने सिगरेट छोड़ने की एक आदत बदली और उसके बाद उसने मैराथन दौड़ना शुरू किया, फाइनेंस संभाले। मतलब एक छोटे बदलाव ने बड़े परिवर्तन ला दिए। अच्छा, तो मतलब एक सही आदत पकड़ लो तो बाकी चीजें भी लाइन पर आ सकती हैं। लेकिन फिर बुरी आदतों का क्या? किताब कहती है कि बुरी आदत मिटती नहीं, बदलती है। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। आप बुरी आदत को मिटा नहीं सकते, आप उसे केवल बदल सकते हैं। पर ये कहना आसान है, करना शायद नहीं। पुरानी आदतें तो बहुत पक्की होती हैं। आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर नामुमकिन भी नहीं। तरीका वही है, उसी क्यू और रिवॉर्ड को पहचानो और बीच का जो रूटीन है उसे बदल दो। मतलब ट्रिगर वही, इनाम वही, बस बीच का काम बदल दो। एग्जैक्टली। मुश्किल ये होती है कि असली क्यू क्या है और असल रिवॉर्ड क्या है, इसे ठीक से पहचानना। जैसे क्या क्यू सच में बोरियत है या तनाव, रिवॉर्ड क्या दिमागी शांति है या बस कुछ मीठा खाने का मजा रहती है। हमें बस उन्हें रीरूट करना है एक नए रास्ते पर। और इसमें वो क्रेविंग मतलब इच्छा या तलब, उसका बड़ा हाथ है ना। फेब्रीज का उदाहरण बड़ा सही लगता है यहाँ। हाँ, बिल्कुल। पीएनजी शुरू में फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बदबू हटाने पर ध्यान दिया, जो कि क्यों था। हाँ, लेकिन कोई साफ इनाम नहीं जोड़ा जिससे दिमाग को लगे कि हाँ, ये चाहिए। बाद में जब उन्होंने वो एक ताजगी भरी साफ सुथरी महक का इनाम जोड़ा, जो सफाई के बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल, तब जाकर वो प्रोडक्ट हिट हुआ। ये दिखाता है कि आदत सिर्फ क्रिया नहीं है, वो उस इनाम की तलब भी है। दिमाग रिवॉर्ड की उम्मीद करने लगता है। अच्छा, और एक और चीज है, बिलीफ यानी विश्वास। किताब कहती है कि पक्के बदलाव के लिए ये बहुत जरूरी है, खासकर मुश्किल वक्त में। सही कहा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे जो ग्रुप्स हैं, वो इसीलिए कामयाब होते हैं। वो लोगों में ये विश्वास जगाते हैं कि हाँ, बदलाव हो सकता है, तुम अकेले नहीं हो। ये जो साझा यकीन होता है ना, वो बहुत ताकत देता है। तो मतलब इच्छा शक्ति अकेली काफी नहीं, विश्वास भी चाहिए। किताब इच्छा शक्ति को एक मसल की तरह बताती है। हाँ, कि इस्तेमाल करो तो थक जाती है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से मजबूत भी होती है। और स्मॉल विंस, छोटी छोटी जीत, वो इस मसल की एक्सरसाइज है। हर छोटी कामयाबी आत्मविश्वास बढ़ाती है और बड़े बदलाव के लिए तैयार करती है। माइकल फेल्प्स हों या टोनी डंजी, बड़े बड़े कामयाब लोगों ने इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया है अपनी रूटीन बनाने में। तो ये एक काफी पावरफुल फ्रेमवर्क लगता है आदतों को समझने का। हाँ है तो, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इसकी कुछ सीमाएं हैं।
कुछ आलोचक कहते हैं कि ये मॉडल शायद कुछ ज्यादा ही सरल बना देता है जटिल मानसिक व्यवहारों को। मतलब हर चीज शायद इस सीधे क्यू रूटीन रिवॉर्ड में फिट ना हो। ये बहुत डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं देती, ये क्यों पर ज्यादा जोर देती है, कैसे पर थोड़ा कम। ठीक है, तो कुल मिलाकर निचोड़ क्या है? ये किताब हमें आदतों के पीछे का जो विज्ञान है उसे समझने का एक ढांचा देती है। हाँ, और ये दिखाती है कि हम अपने ऑटो पायलट मोड को समझकर उसमें सोच समझकर बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या ऑफिस का माहौल। सही कहा। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि आदतें क्या हैं, बल्कि ये भी कि वे क्यों इतनी महत्वपूर्ण हैं। ये हमें अपने रोज के कामों पर, अपने आप चलने वाले व्यवहारों पर सवाल उठाने के लिए उकसाती है। बिल्कुल, और उनमें पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। एक तरह से ये हमें अपनी आदतों का और कहें तो अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने में मदद करती है। तो चलिए आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर आदतें मिटाई नहीं जा सकती, सिर्फ बदली जा सकती हैं, तो क्या कोई ऐसी बुरी आदत हो सकती है जिसे खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उसे किसी क्रिएटिव या पॉजिटिव रूटीन में बदलना ज्यादा फायदेमंद हो? इस पर सोचा जा सकता है।